नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस पर। और यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं, यहाँ पर PYQ स्प्रिंटर की यहाँ पर बहुत बढ़िया से यहाँ पर सीरीज चल रही है। ऑलरेडी यहाँ पर 3 पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं। पूरे मैथमेटिक्स के यहाँ पर 50 के 50 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। केमिस्ट्री के यहाँ पर 25 क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट 3 में डिस्कस कर चुके हैं। पूरा एकदम विद डिटेल सोल्यूशन विद कॉन्सेप्ट सब चीज़ आपको एक्सप्लेन किया गया। प्लेलिस्ट में पूरी यहाँ पर अवेलेबल है, सब आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपकी क्विक नोट्स की आपका सीरीज़ आने वाली है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें जितने भी आप यहाँ पर पढ़े रहेंगे सबको एक वीडियो के अंदर 1 घंटे के अंदर आपको सब बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो रिवाइज हो जाएगा। आप एग्जाम के 1 महीना पहले इसको आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सारे फॉर्मूला विद कॉन्सेप्ट क्या कहाँ कहाँ से आ सकते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की रहेंगी। देखकर आपको यहाँ पर मज़ा आ जाएगा। पूरे चैप्टर जो आपने पढ़ा है वो मात्र 1 घंटे में आप दे देंगे, समय निकाल दें तो आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। वो जो सीरीज़ है वो भी यहाँ पर शेड्यूल्ड है, वो भी यहाँ पर लॉन्च नहीं की गई। वो जब लॉन्च की जाए आपको चैनल पर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये पार्ट 4 अभी PYQ स्प्रिंटर जो मैंने सीरीज लॉन्च की उसका चौथा यहाँ पर ये पार्ट है, तो वहाँ पर आप डिस्कस करें। आज केमिस्ट्री के जितने भी रिमेनिंग 25-26 क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। बेनिफिशियल है, CU सेट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, BHU के लिए हेल्पफुल है, उसी प्रीवियस ईयर ही है। क्योंकि आप CU सेट कई बच्चे यहाँ पर PYQ मांग रहे हैं। PYQ भाई उसको कहाँ से मिलेगी, उसके पेपर ही कभी नहीं हुए। CU सेट इसी साल होगा, तो पूरा सिलेबस वगैरह सब वही अप्रॉक्स रहेगा। होगा शायद एक सेक्शन और जुड़ जाएगा मेंटल एबिलिटी वगैरह, रीजनिंग वगैरह का। बाकी आपका जो अगर सब्जेक्चुअल पोर्शन की बात करूँ तो सेम ही रहेगा। मैथ्स का पेपर देंगे तो PCM से ही आएगा और क्वेश्चन का लेवल अप्रॉक्स यहाँ पर ये रहे, क्योंकि भी NDA यहाँ पर करवाई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट के पार्ट 3 तक आप अपलोड किया, देखना चाहेंगे आप देख सकते हैं। PYQ पूरी यहाँ पर सीरीज चल रही है, तो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने उस स्लाइड में आपको बताया था, बट पूरी तरह आपको यहाँ पर वो टेबल बताने के लिए। तो ये आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब घुसते हैं, जब 11th नए नए बच्चे होकर आप आते हैं, तो वहाँ पर जब केमिस्ट्री पढ़ाने की शुरू होती है तो शुरुआत में आपको GC वगैरह पढ़ाया जाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है। तो आपको वहीं यहाँ पर टेबल होती है, -I + I इफेक्ट आप पढ़ते हैं, +M -M इफेक्ट पढ़ते हैं, रेजोनेंस वगैरह पढ़ते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं। तो वहाँ पर आपको सीरीज दी जाती है, बट डिक्रीजिंग ऑर्डर -I इफेक्ट क्या सीरीज होती है, +I क्या होती है, तो वो सीरीज़ यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बना दिया गया है। वो सीरीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो नीचे आप देख पा रहे हैं ये आपका पूरा जो है आपका टेबल यहाँ पर होता है, इसको आपको मेमोराइज वगैरह करना पड़ता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ऑर्डर होता है, ये देख पा रहे हैं कि I होता है, BR होता है, CN होता है, CL- होता है। तो आपको ये मेमोराइज यहाँ पर करना पड़ता है। सॉरी, यहाँ पर ये गलत स्लाइड आई थिंक लग गई है, ये गलत स्लाइड यहाँ पर लग गई है। तो यही चीज़ जो होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। इसके जो पूरी यहाँ पर सीरीज़ होती है, जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ये होता है। इसका ऑप्शन यदि मैं बताऊँ उसकी सीरीज़ कैसे ऑर्डर होती है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि NF3 होता है, NF3 के बाद यहाँ पर NH3 यहाँ पर होता है, फिर आपका NO2 होता है, फिर आपका यहाँ पर CN वगैरह यहाँ पर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद CHO यहाँ पर होता है, फिर आपका यहाँ पर एसिड होता है, फिर उसके बाद यहाँ आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब यहाँ पर आते रहते हैं। तो ये पूरी चीज़ आपको याद करनी पड़ती है, कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो पहला करेक्ट हो जाएगा। ये आप नीचे जो देख रहे हैं ये बेसिकली आपका अभी एक क्वेश्चन और आएगा, उसमें आपको यूज़फुल ये होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब 11th क्लास में जब आप आते हैं, नए नए पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि 4D यहाँ पर दिया गया है। जो आपका जो SPDF कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, जो 4 डिनोट करता है, N डिनोट करते हैं N = 4, लेकिन N जो = 4 आपके सारे ऑप्शन यहाँ पर डिनोट है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये पता है, जब आप पढ़ते हैं SPDF तो ये होता है 0 से डिनोट किया जाता है, यानी L = 0 से, यानी L जो होता है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, ये आपका P1 होता है, D आपका 2 होता है और F जो आपका 3 होता है। तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने D दिया गया है। ठीक है, D के लिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा, L = यहाँ पर 2 यूज़ होगा, यानी N = 4 हो गया, L = 2 हो गया। अब हर L की वैल्यू के लिए M वैल्यूज़ होती हैं, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो वेरीज करती है -L से M + L तक, यानी -2 से लेकर, इस केस में -2 से लेकर +2, यानी -2 -1 0 1 2। तो यहाँ पर कोई भी हो सकते हैं। आप +2 दिया गया तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी N की वैल्यू निकाल, L के लिए, और M की वैल्यू जो होती है -L और L के बीच में यहाँ पर होता है। तो M की वैल्यू कोई भी यहाँ पर हो सकती है, -2 से +2 के बीच में। यहाँ पर +2 दिया तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। उसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पर बोनस में दिया गया था, बोनस में नहीं भी देना चाहिए और दिए भी गए तो भी सही है। यहाँ पर बेसिकली जो गलती यहाँ पर जो हुई थी, यहाँ पर उन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट वगैरह कहीं मेंशन किया, तो कोई भी विद्यार्थी एक बार में उसको ध्यान नहीं जाएगा कि भाई ये कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर वो ब्रैकेट दे देते तो विद्यार्थी का समझ जाता है कि भाई कॉम्प्लेक्स जो है तो वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, क्योंकि वो पूरा जुड़ ही रहती हैं। तो उसके इसमें आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, वो डिसोसिएट ना होते, बट उन्होंने ब्रैकेट वगैरह मेंशन, इसलिए शायद उन्होंने ड्रॉप में क्वेश्चन कर दिया है। जो कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसोसिएट नहीं होते आयंस में। यदि आपको जैसे यहाँ पर डिसोसिएट करते हैं लेकिन ब्रैकेट का जो रहता है वो ब्रैकेट में रहता है, जैसे यहाँ पर CH3NH4 होगा और यहाँ पर 2Cl- यहाँ पर होगा। उस केस में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब ये डिसोसिएट होगा, जैसे यहाँ पर इस तरह हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर
Cl2। तो ये देखिए पूरा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो ये जब डिवाइड होगा, स्प्लिट होगा, तो इस पार्ट में स्प्लिट होगा, इस पार्ट में 2Cl आप माइनस निकलेगा और ये निकलेगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ब्रैकेट वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया, इसलिए वो बोनस में क्वेश्चन चला गया था। ठीक है, इसलिए आपको इसमें सबको नंबर मिलेगा। बाकी यदि पूरा कॉम्प्लेक्स में अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा होता बिल्कुल डिसोसिएट ना करता। ठीक है, और यदि ठीक है मैंने ब्रैकेट अगर उन्होंने लगा देता कि भाई ठीक है लो ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ है, अब करके यहाँ पर दिखाओ, तो भाई 2Cl2 है तो 2Cl माइनस यहाँ पर निकलेगा और क्या निकलेगा CONH3 4 2 प्लस निकलता। तो ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है यदि ब्रैकेट वगैरह उन्होंने कायदे से यहाँ पर मेंशन किया होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखते हैं, ये दिया गया है। तो ये काफ़ी ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर है कुछ भी यहाँ पर है नहीं, दो क्वेश्चन के एक साथ उन्होंने कंबाइन कर लिया है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये होता है कि जब आप मॉलिक्यूलर एमओटी पढ़ते हैं, एमओटी से क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पार्ट 3 में डिस्कस, एमओटी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका टॉपिक जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो साफ साफ वहाँ पर पढ़ते हैं जो सिग्मा होती है जिसमें आपके हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, यानी आमने सामने से दो ऑर्बिटल जो रहते हैं वो लड़ते हैं, उस केस में सबसे सिमेट्रिकल आपकी बॉन्डिंग यहाँ पर होती है। तो आपका जो होता है सिग्मा होता है उसमें सिमेट्रिकल यहाँ पर बॉन्डिंग होती है, वहीं आपका पाई जो होता है वो अनसिमेट्रिकल बॉन्डिंग वहाँ पर होती है। तो आप एमओटी वगैरह में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन 2 1 में यहाँ पर क्या दिया गया है कि सिग्मा सिमेट्रिकल नहीं होते हैं और पाई सिमेट्रिकल होते हैं, जो कि स्टेटमेंट में तो गलत हो गया। उसके बाद का जो क्वेश्चन दिया गया फिर से आपका एमओटी है, इसको यहाँ पर टेबल से आपका होता है कि Li2 यहाँ पर दिया गया, Li2 की जो यहाँ पर लिथियम 3 होता है तो यहाँ पर 2 दिए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो गए। उसके बाद यहाँ पर सिग्मा 1s आप लिखते हैं, सिग्मा स्टार 1s पूरी टेबल यहाँ पर होती है जो कि मैं डिस्कस किया है। पार्ट 3 में सिग्मा स्टार 2s होता है। ठीक है, इतने मेरा काम हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें नंबर भर दूंगा, पहले इसमें भरूंगा, लेकिन सब हो जाएगा, 2 2 यहाँ पर भरा गया। फिर यहाँ पर एक एक में भरूंगा, हंट्स रूल को फॉलो करते हैं, पहले एक एक भरेंगे फिर बाद में 2 भरेंगे। तो यहाँ पर 4 मेरे हो गए, 2 और बचे, यहाँ पर 2 2 फिर से हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ओवरऑल यहाँ पर क्या देखा 2 2 4 2 6 8 यहाँ पर हो गया, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 4 भर गए, तो एक एक मैंने यहाँ पर भरा तो पूरे 6 यहाँ पर हो गए। ठीक है, 2 2 4 तो 6 हो गए। तो आपने देखा कि जो आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जिसमें स्टार नहीं लगा है, तो 3 ऐसे ही हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हैं और 3 इलेक्ट्रॉन आपके क्या है आपके एंटी बॉन्डिंग में, यानी इसमें स्टार लगा हुआ है। तो लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर स्टेटमेंट में गलत दिया गया, इसमें बोला 4 आपके इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग जो कि गलत है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 जो गलत है, स्टेटमेंट 1 भी आपका क्या है गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये भी आप यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट से पूरी एकदम एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पर छाप दी गई, आप खोल के देखें आपको वहाँ पर मिल जाएगी कि ट्रांजिशन मेटल फेमस ही होते हैं आपके जितने भी यहाँ पर मेनली कैटलिस्ट बनते हैं, कैटलिस्ट जितने भी आपके बनते हैं सब आपको बता देता हूँ ट्रांजिशन मेटल से यहाँ पर बिलोंग करते हैं मोस्टली। ठीक है, क्यों बिलोंग करते हैं, ट्रांजिशन मतलब एक प्रॉपर्टी होती है, कोई डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वो ले पाते हैं जिसकी वजह से वो कैटलिटिक एक्टिविटी जो वो शो कर पाते हैं। तो पूरा एनसीईआरटी में लिखा लिखा ये चीज़ होता है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चाहे जितने भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होते हैं कितने भी होते हैं, सबके जो कैटलिस्ट होते हैं वो सब आपको क्या आती हैं यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया मीन फ्री पाथ का, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है कि आप इसको फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जो आपका मीन फ्री पाथ यहाँ पर होता है उसका यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, ये होता है RT/√2πr² NAP। कई बार लिखेंगे तो हम लोग को याद हो गया, कई बार लिखेंगे आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि जो भी मीन फ्री पाथ जो आपका पाई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R का। ठीक है, R² का यानी आइटम जितना छोटा है यानी उसका रेडियस जितना छोटा होगा, मीन फ्री पाथ उतना मैक्सिमम उतना ज़्यादा बड़ा होगा। तो आपके H2N2O2CO2 देख पा रहे हैं, H2 जो है सबसे छोटा आइटम है तो उसकी जो मीन फ्री पाथ होगी सबसे बड़ी होगी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका H2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी ये था लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, आपका थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर बिलोंग करता है। बेसिकली यहाँ पर स्टैंडर्ड इंट्रोपीज आपको दिए गए X2 Y2 X3 का वो मेंशन है। उसके बाद इस रिएक्शन क्या है आपको यहाँ पर टेम्परेचर निकालना है, किसके ये भी आप ध्यान से इक्विलिब्रियम पे निकालना है। तो टेम्परेचर जब टेम्परेचर और डेल्टा H और डेल्टा S यानी इंट्रोपीज इन दोनों का जो रिलेशन जो होता है काफ़ी फेमस यहाँ पर रिलेशन होता है। डेल्टा G जो होता है आपका डेल्टा H माइनस T डेल्टा S यहाँ पर होता है। बट यहाँ पर इक्विलिब्रियम दिया है, तो इक्विलिब्रियम केस में आपको पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है आपकी 0 होती है। तो यहाँ पर डेल्टा H जो हो जाएगा वो T डेल्टा S हो जाएगा, यानी T जो हो जाएगा वो डेल्टा H अपॉन डेल्टा S हो गया। यानी कुल मिलाकर हमको डेल्टा H से डेल्टा S तो आपको यहाँ पर गिवन ही है
-30 किलो जूल में लेकिन दिया गया, यूनिट्स को आप ध्यान में रखिए, किलो जूल में यहाँ पर गिवन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेल्टा एस जो दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो फिलहाल हमको डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस निकालना, अब आगे देखिए कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एस जो आपको होता है यहाँ पर जो रिएक्शन दिएगा वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x2 + 3/2 y2 xy3। तो डेल्टा एस जो होता है क्या होता है बेसिकली, कहाँ पहले प्रोडक्ट उसकी लिख लीजिए, प्रोडक्ट xy3 जो दिया गया, xy3 का क्या दिया गया है 50 दिया गया है, क्या 50 मैंने लिख लिया। उसके बाद विथ कोफिशिएंट जो यहाँ पर दिए गए हैं, जो रिएक्टेंट कोफिशिएंट दिए रहते हैं उसको भी लिखते हुए 1/2। x2 का यहाँ पर जो दिया गया है डेल्टा एस वो दिया गया है आपका 60 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 3/2 और y का जो दिया गया है 40 यहाँ पर गिवन है। तो ये 50 - 30 + 20 हो गया, 60 हो गया, 90 यानी -40 आ गया, -40 जूल केल्विन -1। तो ये मेरे पास फाइंड हो गया। तो डेल्टा टी होता क्या है मैंने आपको बताया, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच -30 किलो जूल दिया गया, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ हो जाएगी। और यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली 40 होती है, 4 से 4 गया, -3 3 0 माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 4 इसको काटें 4 से 28 450 केल्विन जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपको यही बेसिकली फार्मूला इस्तेमाल यहाँ पर होना था, ठीक है। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होना था आपका, डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस, और इक्विलिब्रियम जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है, बहुत पॉपुलर चीज़ है ये। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा यहाँ पर मेथड आपके लिए यहाँ पर लिख दिया कैसे आपको निकालना है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि थर्मोडायनेमिक्स जो आपका यूनिवर्सल टेम्परेचर स्केल में जो उपयोग यहाँ पर हुआ था वो आपका जीरोथ लॉस पे यहाँ पर बना था, ठीक है। तो ये काफ़ी मेमोरेबल, जब आप चैप्टर वगैरह स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाता है जीरोथ लॉस जो था आपको इसी में हेल्पफुल हुआ था टेम्परेचर स्केल बनाने में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो दिया गया है सोल्यूशन जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहते हैं तो आपको मोलैरिटी ही होगा, मोलैरिटी क्योंकि आपका यहाँ पर सोल्यूशन आ जाता है, सोल्यूशन जो रहता है वो टेम्परेचर जैसे भट्टी गढ़ेगा तो सोल्यूशन जो कम ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप कोई वाटर लिए उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉश बन के उड़ता जाएगा, तो सोल्यूशन क्वांटिटी जो कम हो जाएगी, वॉल्यूम अगर कम होगा तो आपकी मोलैरिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि आपको मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सोल्यूशन। तो अगर आप हीट करेंगे कुछ आपको निकल जाएगा वाटर, तो ये कम हो जाएगा, कम होगा तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये जितनी भी यहाँ पर देखिए नॉर्मेलिटी भी आपको यहाँ पर मिक्स वो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आता है। तो वॉल्यूम जहाँ जहाँ भी आपको वॉल्यूम दिया रहेगा वहाँ पर समझ लीजिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वो कभी नहीं रह सकता, टेम्परेचर डिपेंडेंट ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट जो मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता था, बट मोल फ्रैक्शन उतना अप्रोप्रिएट नहीं बनता, मोलैरिटी आपका अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पर इसी तरह के यहाँ पर 2 क्वेश्चन उन्होंने दे दिए, लगता है उन्होंने काफ़ी उससे लगा कि भाई एक क्वेश्चन आता रहेगा तो 8 नंबर फ़ायदा हो जाएगा, उस विद्यार्थी को आता रहेगा, नहीं आता रहेगा, दोनों नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते कैसे करना। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर किस में पढ़ा होगा, सोल्यूशन चैप्टर में। वहाँ पर आपने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रोसेस जो होता है आपका C = πRT यहाँ पर होता है, ठीक है। क्या होता है, C = πRT नहीं होता है, पाई इक्वल पाई से इसको डिनोट करते हैं, CRT यहाँ पर होता है। आर देखिए दोनों केस में सेम रहेगा, और टेम्परेचर वगैरह सब यहाँ पर सेम, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर क्या मेंशन नहीं है, तो टेम्परेचर जो रहेगा वो आपको यहाँ पर सेम रहता है, ठीक है। तो अगर π1 = π2 क्योंकि ऑस्मोटिक प्रोसेस उन्होंने सेम बोले हैं तो सब कट जाएगा, तो C1 = दोनों कंसनट्रेशन जो हमको यहाँ पर क्या करनी है, इक्वल करनी है। अब कंसनट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी क्या करूँगा, मोल्स अपॉन लीटर, यानी जो भी वॉल्यूम सोल्यूशन रहेगा उसको मैं लीटर में लूँगा। यहाँ पर देखते हैं यूरिया का जो यहाँ पर दिया है, यूरिया आपको यहाँ पर 10 ग्राम दिया गया है। डेसीमीटर क्यूब को मैं यहाँ पर कब से बोलता है, यहाँ पर चलो 1 डेकामीटर क्यूब जो होता है आपका 1 लीटर यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी जो दी गई पर डेकामीटर क्यूब यहाँ पर यानी 1 लीटर, यानी यूरिया यहाँ पर 10 ग्राम दिया गया है। उसका मॉलिक्यूलर मास जो दिया गया है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास जो दिया गया है वो भी यहाँ पर 60 दिया गया है, ठीक है। 60 ग्राम मोल यहाँ पर दे रखा है पहले से ही। और वॉल्यूम सोल्यूशन जो है आपको यहाँ पर 10 लीटर गिवन है। तो इससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल, नंबर ऑफ मोल्स का तो गिवन मास अपॉन मोलर मास यानी 10/60 हो गया। उसके बाद अपॉन 1 लीटर कर देंगे तो आपका सोल्यूशन, तो 1 लीटर से कोई मतलब नहीं है, तो ओवरऑल जो यहाँ पर आ गया 10/60, यहाँ पर क्या उसकी कंसनट्रेशन आ गई, किसकी, यूरिया की आ गई। उसी के बाद साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे हम उसकी जो 5% सोल्यूशन जो दिया गया उसका हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे वो। तो 5% यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया, 5% सोल्यूशन में 5 ग्राम प्रेजेंट है, किसमें, 100 ml में। 100 ml को आप लीटर में करेंगे क्योंकि आपको पता है लीटर में लिया जाता है, तो ये हो गया
5 ग्राम दिया गया है, मान लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास m है तो 5/m हो गया, डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन आपकी 100/1000 लीटर हो गई। इसको आप लिखेंगे तो 5/m इंटू 1000/100 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वल टू 10/60 आप यहाँ पर क्योंकि नीचे यहाँ पर 1 आपने कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब कैसे यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 1 से 1 मैंने काट दिया। ठीक है, यहाँ पर सब सही है ना। ठीक है, सब सही यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, 1 से 1 यहाँ पर कट गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर कुछ कट सकता है, वो ध्यान से आप देख लीजिए। 1 से 1 यहाँ पर और कट गया तो टोटल देखिए m उधर चला जाएगा, m चला जाएगा तो यहाँ पर 50 बचा और यहाँ पर 6 बचा है। 50 इंटू 6 करेंगे 300 आंसर आ जाएंगे। m जो होगा आपका 300 होगा, 300 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने फिर से बढ़िया से यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करके लिखा हुआ सारा स्टेप आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, सब इक्वल है यहाँ पर। तो अमाउंट ऑफ यूरिया जो होगा 10 ग्राम यहाँ पर गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स 10/60 हो गया और ये C1 10/60। इसी तरह इसका ये करें, दोनों को आप क्या करेंगे, इक्वल यहाँ पर कर देंगे, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे जल्दी से बढ़ते हैं। काफ़ी यहाँ पर कुछ कम क्वेश्चंस बचे हैं, लगभग हम यहाँ पर 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। आइडेंटिकल ज्योमेट्री, यहाँ पर किसी आइडेंटिकल ज्योमेट्री मैंने पूछा था कि आप जेड आपका एक फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का, उससे ही आपको यहाँ पर निकल जाता है। पार्ट 3 में मैंने बताया था कि जेड इक्वल टू क्या होता है, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल आइटम, उसके बाद प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट आइटम, प्लस आपका प्लस नेगेटिव चार्ज वगैरह दिया और माइनस पॉजिटिव चार्ज। इस फॉर्मूला की यदि जो भी याद करेगा हाइब्रिडाइजेशन आराम से आ जाए, कोई यहाँ पर सिग्मा पाई बॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर नीचे मैंने बढ़िया से यहाँ पर आपके लिए सॉल्व किया, उसका फॉर्मूला भी लिख दिया है। यह हाइब्रिडाइजेशन जेड होता क्या है कि 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस और सेंट्रल आइटम फाइंड कीजिए, उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो फाइंड कीजिए। मोनोवेलेंट आइटम जिनकी वैलेंसी 1 है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने जिनकी वैलेंसी 1 होती है। नेगेटिव चार्ज को ऐड कीजिए और पॉजिटिव चार्ज को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो BCl3 देखा जाए, सेंट्रल आइटम B हुआ। बोरॉन की एटॉमिक नंबर 5 होता है, 2,3 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोरॉन के यहाँ पर क्या करूँगा, 2,3 यहाँ पर दिया है तो और लास्ट ऑर्बिट में क्या है 3 हो गया, 3 लिख दिया। मोनोवेलेंट आइटम Cl है, Cl की वैलेंसी 1 और 3 में लिख दिया, 6 हो गया। 3 हो गया, 3 क्या हो गया, sp2 हो गया। 2 रहेगा तो आपका sp हो जाता है, 3 रहता है तो sp2 हो जाता है, 4 रहता है तो आपका sp3 हो जाता है, 5 रहता है sp3 यानी ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, इसका टेट्राहेड्रल, इसका ट्राइगोनल प्लेनर, इसका लीनियर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर sp2 एंड ट्रिगोनल प्लेनर यानी ये स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर बनेगा। उसी तरह मैंने सॉल्व कर दिए गए हैं। PCl3 का आप देखेंगे, फॉस्फोरस के यहाँ पर 15 होता है, इसको करेंगे 2, 10, 5 आएगा, यानी लास्ट ऑर्बिट में 5 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो यहाँ 5 पुट कर दिया। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट आइटम यानी क्लोरीन, यानी इसकी वैलेंसी 1 और 3 दिया गया है, 4 है, 4 यानी sp3 यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। BF3 का आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोरॉन 3 हो जाएगा, F यहाँ पर 3 है, उससे आप कैलकुलेट करेंगे, इसका भी sp2 आएगा, इसका sp3 आएगा। SO2 का कुछ स्ट्रक्चर याद होना चाहिए भाई, इसका बेंड स्ट्रक्चर होता है, इसका आप जेड से नहीं निकाल सकते हैं, इसका बेंड स्ट्रक्चर हो जाता है। और CO2 को आप इस तरह यहाँ पर लिखते हैं। तो किनका स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम हुआ, SiCl4 का आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, उसी जेड वाली फॉर्मूला से। तो आप देख पा रहे हैं sp2 इसका यहाँ पर है, इसका sp3 है, इसका यानी PCl3 BF3 के यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर क्या हुआ, सेम होगा यहाँ पर BF3 का। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम हुए, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं SiCl4 जो अपने निकाले 4 आया यानी sp3 और CCl4 के निकाले sp3, यानी इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या हुआ, सेम हो जाएगा। यानी एक फॉर्मूला मात्र जेड से आप सबकी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। कुछ फेमस जैसे SO2 CO2 दिया गया है, इन सबको क्या स्ट्रक्चर आपको मुझवानी यहाँ पर याद रहने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये क्या है, पूरा यहाँ पर लेंथोनाइट जो आप यहाँ पढ़ते हैं उस पर यहाँ पर सीरीज दिया गया है। काफ़ी कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, जो यहाँ पर थ्योरी को लाइन बाय लाइन अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा होगा वो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आराम से यहाँ पर कर पाएगा। आयनिक साइज डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आयनिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है एटॉमिक नंबर आपका जैसे जैसे इंक्रीज होता है। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट बात है विथ रिस्पेक्ट टू लेंथोनाइट, लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन वगैरह वहाँ पर होता है। रोल ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन,
रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, ये बात सही है। 4f इलेक्ट्रॉन का कोई भी यहाँ पर रोल नहीं होता। यही सबको आपको सबसे अजीब आपको लगना चाहिए कि भाई कलर किसी भी कंपाउंड में कब आता है, कलर किसी कंपाउंड में तब आता है जब वो आपका उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन या वो हाफ फील्ड हो या 1-2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो उसके में कलर कम होता है। ऐसा नहीं है कि आपके लैंथेनॉइड सीरीज़ के जितने भी यहाँ पर हैं लैंथेनॉइड एसीटेनॉइड, उसमें ऐसा तो नहीं सारे फुल फील्ड और बैटल्स रहती हैं, खाली भी रहते हैं। तो कुछ कुछ में क्या रहते हैं, खाली रहेंगे। जब खाली आपके रहते हैं तो उस केस में आपका क्या कलर शो करता है, यानी कलर स्प्लिट करेगा तो कलर शो करता है। तो इसमें लिखा, लेकिन सारे कंपाउंड कलरलेस है। सारे कंपाउंड कलरलेस मतलब होता है कि जितने भी यहाँ पर लैंथेनॉइड जो होंगे एलिमेंट्स होंगे उसमें क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे पेयर्ड ही पेयर्ड होंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ इसका मतलब होगा कुछ ही कलरलेस होंगे जिसमें फुलफिल्ड होगा, नहीं बाकी सब क्या कलरलेस होंगे। हाइड्रोक्साइड उनकी हाँ बेसिक होता है लाइक एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये पूरी एनसीईआरटी में आपको लाइन दिख जाएगी, ठीक है। पेज नंबर तो मुझे नहीं याद है, उसमें आपको लाइन दीजिए कि इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो कुल मिलाकर जो थ्योरी बढ़िया से पढ़ा है वो उस क्वेश्चन को यहाँ पर कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बीटा डीके का यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि बीटा डीके होता है n/p रेशियो का होता है। आपको बता देते हैं कि जब भी आपका यहाँ पर बीटा डीके जब यहाँ पर होता है उस केस में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, डिक्रीज़ होते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो बाई 1 यूनिट वो क्या पढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं +1 से, और ये घट जाते हैं -1 से। रेशियो पूछा है n/p यहाँ पूछा है, ठीक है। p यहाँ पर क्या हो रहा है, p यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है, यानी ये कम हो ही रहा है। ऊपर से ये भी यहाँ पर कम हो जा रहा है, ठीक है। जैसे बोलूँ कि मान लीजिए शुरुआत में यहाँ पर दिया गया 5/6 यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कम होकर 4 हो गया, ये कम होकर यहाँ 5 हो गया। 5/6 नहीं, कुछ और यहाँ पर वैल्यू मान लेते हैं ताकि कुछ अलग दिखे। एक सेकेंड, यहाँ 5/8 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 4 और ये हो गया 8, 8 कर दिया 7। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 5/8 बड़ा है 4/7 से। तो यानी क्या करता है, ये डिक्रीज़ यहाँ पर करता है। तो आपको करेक्ट आंसर जो होगा वो डिक्रीजेस होगा, ठीक है। क्योंकि बीटा डीके में क्या होता है, न्यूट्रॉन आपका 1/1 से यहाँ पर डिक्रीज़ करता है, प्रोटॉन जो होता है आपको +1 से यहाँ पर इंक्रीज़ करता है, ठीक है। होप क्लियर हो गया होगा। उसी तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि ये आपका सोल्यूशन का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है कि सबके यहाँ पर 0.1 मोल इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं, सब डिसोसिएट हो रहे हैं, तो किसी की बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपको पता है कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, TB इक्वल टू क्या होता है, KBm, ठीक है। KB × m × I यानी आपका जो होता है नंबर, तो KB × m × I यानी वैन डे कॉफ फैक्टर जो आपका होता है। m यहाँ पर पहले ही बोला सबका 0.01, KB जो कांस्टेंट है सबके यहाँ पर सेम होता है। कुल मिला के यहाँ पर I पे डिपेंडेंट है। डेल्टा TB को आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, TB - T डेल्टा B इक्वल टू I हो गया। इस मीन्स TF जो होगा आपको क्या हो जाएगा, T डेल्टा B + I। मात्र इस क्वेश्चन आपको पूरा यहाँ पर निकल आएगा। TB सबके लिए यहाँ पर क्या होगी, TB क्या होगी सबके यहाँ पर इक्वल, कोई बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड होता है। मात्र I जिसका जितना ज़्यादा होगा TF उसका उतना ज़्यादा होगा। I क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो आप देखेंगे LiCl को जब आप करेंगे तो मात्र आपका 2 आएंगे, LiCl माइनस आएगा। उसी तरह यहाँ पर KCl करेंगे तो उसके पास मात्र 2 पार्टिकल आएंगे। BaCl2 को करेंगे तो Ba2 + 2Cl माइनस होगा। लेकिन जब आप K4FeCN जो कि आपका एक कॉम्प्लेक्स है उसमें करेंगे तो आपका 4K+ आएगा और रिमेनिंग जो कॉम्प्लेक्स यानी 5 पार्टिकल है। सबसे ज़्यादा I K4FeCN 6 के लिए होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका KB × m × I होता है, यानी KB और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मार्क करना है कि भाई कौन क्या है, मतलब इस तरह के कई क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिखा चुके, कई सारे यहाँ पर क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैचिंग द कॉलम करना है, तो आपको यहाँ पर क्या ऑप्शन में दिए गए, स्क्वायर प्लेनेट दिया गया, टेट्राहेड्रल दिया गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दिया गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दिया गया। इन सब का थोड़ा मैं आपको यहाँ पर जानकारी पहले दे देता हूँ, फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। आपको ये पता होना चाहिए जब आप यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं कि जो भी आपका यहाँ पर लिगेंड्स होते हैं, 2 तरह के लिगेंड्स होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और एक आपका होता है क्या, वीक लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, ये ज़बरदस्ती की पेयरिंग करता है, यानी फोर्स्ड पेयरिंग करता है, जिसका मैंने क्वेश्चन एक आया भी था, इसी ईयर आया था, पार्ट 3 में करवाया था। जैसे अगर मान चलो फोर्स्ड पेयरिंग क्या होता है कि जैसे यहाँ पर D ऑर्बिटल में 5 थे, 1 2 3 4 5 1 2, जैसे ये दोनों ऑर्बिटल देखिए अनपेयर्ड हैं, दोनों की पेयरिंग नहीं हुई है यहाँ पर, तो उसको क्या करेगा, वो पेयरिंग कर देगा, यानी एक को एक मिला देगा, एक डब्बा खाली करके अपना पेयरिंग कर लेगा।
तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होती है ये आपके फोर्स्ड पेयरिंग कर देते हैं, जिससे कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे N-1D NS-NP इस फॉर्म का ऑर्बिटल बनाते हैं, जैसे कि आपका होता है DsP2, ठीक है, DsP2 आपका क्या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही आपका क्या करते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपका CN आता है, ठीक है, आपका CN आता है, आपका CO आता है, ठीक है, काफ़ी सारे आते हैं। इसकी पूरी टेबल होती है, वो आपको यहाँ पर आगे चल के हम बताने वाले हैं। उसके बाद वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, जैसे आपका होगा F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, सब आपके वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं। ये आपके फोर्स्ड बेयरिंग नहीं करा पाते, ये सिंपली आपका NS-NP ND फॉर्म की यहाँ पर वो हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, जैसे कि sp3 हो गया, इस तरह का हो गया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपका क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका क्या बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और वीक फील्ड लिगेंड आपका आउटर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भाई Z=4 जो होता है दो तरह का होता है, एक यही DsP2 भी होता है, ठीक है, और एक sp3 भी होता है। sp3 आपको पता, यहाँ पर देखिए इनर ऑर्बिटल यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इस केस में क्या, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको कौन सा आते हैं, CN आते हैं, आपका NS3 आता है, आपका CO आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। sp3 में क्या आता है, आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। DsP2 स्ट्रक्चर क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। sp3 में क्या होता है आपका टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और ये वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पर फॉर्म करता है, जैसे आपका F हो गया, आपका Cl हो गया, आपका Br यहाँ पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं क्या है भाई तो यहाँ पर देखते हैं F6 क्या वीक फील्ड में आता है, ठीक है। F6 से आपका वीक फील्ड लिगेंड में आता है, और वीक फील्ड लिगेंड क्या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो A का जो होगा आपका चौथा हो गया। उसके बाद NH3 आप यहाँ पर देख रहे हैं, NH3 जो है आपका ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है। NH3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये आपका इनर ऑर्बिटल यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है। तो A का चौथा हो गया, B का यहाँ पर तीसरा हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखें दो ऑप्शन बचा, और यहाँ पर टेट्राहेड्रल यानी दोनों का Z=4 ही है। आपको पता है CN जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, वो DsP2 यानी स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, और Cl4 जो आपका है ये आपका जो सिंपली फोर्स पेयरिंग नहीं कर पाता, इससे टेट्राहेड्रल यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये आपका देखिए ये भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफ़ी वेटेज रखता है, ठीक है। हर एक एंट्रेंस में आप देखेंगे PCM, जितने भी आप PCM ग्रुप के आप एंट्रेंस देंगे वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के काफ़ी सारे यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्पेसिफिक जो है आपका आइसोमेरिज्म का ये क्वेश्चन, कई तरह का आप आइसोमेरिज्म वहाँ पर पढ़े होंगे, जैसे आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, एक सिंपल होता है ये। उसके बाद आपका एक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है, आपने यहाँ पर पढ़ा होगा। उसके बाद आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है, जिसको आप सॉल्वेट भी यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सबको मैं बता देता हूँ। और एक आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर होता है, ठीक है। आयनाइजेशन के यहाँ पर दिया, लिंकेज भी यहाँ पर मेंशन है। हाइड्रेट वो तो जिसका कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर H2O आपको दिखता है, यहाँ भी H2O दिख जाए समझे हुआ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। इसको सॉल्वेट भी बोलते हैं, इसको सॉल्यूशन H2O। कोऑर्डिनेशन बोलते हैं जिसमें आपका इस तरह का दिया रहेगा, दो ब्रैकेट ऐसे दिए रहेंगे, ठीक है, दो ब्रैकेट ऐसे दिए रहेंगे। जैसे एग्जांपल में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का लेता हूँ, तो जैसे आपका जैसे CrNH3 आपको दे दें, ठीक है, और यहाँ पर दे दें CO C2O4, यहाँ पर चेस लिखा नहीं पाता इसलिए आपका दिए जैसे CO C2O4H3 ये एंड, ठीक है, क्योंकि आइसोमेरिज्म जो भी शो होता है दो कंपाउंड्स के बीच होता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों जो यहाँ पर कंपाउंड्स, यहाँ पर Cr जो था ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज यहाँ पर हो जाएगा, C2O4 NH3 की जो प्लेस होगी वो चेंज हो जाएगी, C2O4 3 हो गया, और यहाँ पर CrNH3 6 हो गया। तो ये दोनों जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाते हैं। हाइड्रेट हो जिसमें आपका H2O दिख जाएगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म वो होता है जिसमें आपका NO2 रहे, आपका यहाँ पर CN रहे, ठीक है, CN रहे, जिसमें आपका क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर CN जो होता है आपका N से भी कोऑर्डिनेशन कर सकता है, C से भी कर सकता है, NO2 क्या N से भी कर सकता है, O2 से भी कर सकता है। तो ये बेसिकली ये दोनों जिसमें दिखते हैं आपका वो लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। अब यहाँ पर जो दिया गया है ये क्या, ये एग्जाम्पल है आयनाइजेशन आइसोमर। ये होता है कि भाई पहली बात तो वो फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए भाई, आइसोमेरिज्म का बेसिक कंडीशन है। तो उसके बाद ये होता है कि भाई जो अंदर और बाहर जो दो दो आयन यहाँ पर दिए गए हैं,
उनको एक्सचेंज करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस यहाँ पर प्रोड्यूस होने चाहिए सोल्यूशन में। तो यहाँ पर देखिए अभी सोल्यूशन के यानी बाहर बी आर दिया, काउंटर आयन उसका बी आर यानी सोल्यूशन में बी आर में अलग से आपको दिख रहा होगा। जब यहाँ पर एक्सचेंज मैंने कर दिया तब यहाँ पर बी आर अंदर चला गया और SO4 बाहर आ गया, तो डिफरेंट नंबर ऑफ देखिए आपको प्रोड्यूस होंगे सोल्यूशन में। तो ये है एग्जाम्पल है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पे, ठीक है। वहीं पर यदि मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दूँ, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। NH3 4 Cl2 दिया और अंदर Cl दिया गया, Cr NH3 4 Cl2 Cl दिया। ये आपका मतलब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि यदि आप यहाँ पर Cl2 बाहर निकालेंगे, Cl बाहर निकालेंगे तो ओवरऑल सेम ही आयन अंदर बाहर जा रहा है, जिससे कि सोल्यूशन कोई नए टाइप का आयंस नहीं प्रोड्यूस होंगे, तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसी तरह यदि मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक और आपका कंसेप्ट क्लियर, जैसे H2O6 यहाँ पर दे दिया और Cl3 दिया, तो ये भी आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी, आपका सॉल्वेट वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर H2O दे दिया, भले चाहे फिर यहाँ पर आयन दिया। तो मैंने बोला तो H2O जहाँ पे दिखता है वहाँ पे केसेस यही रहता है, 99% केस रहता है कि वहाँ पर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। तो ये तो है भाई आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म करेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि अब क्या ये लिंकेज है कि नहीं, तो यहाँ पर NH3CN6 NH3CN6 दे दिया है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हो कि NH3 जो है CN6 इन दोनों क्या हुए प्लेसेस जो है वो चेंज वगैरह यहाँ पर नहीं हुई है, और ये लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है। अब क्यों नहीं होगा, इसका जो रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर CN तो दिया, लेकिन NH3 तो कोई लिंकेज नहीं शो करता है। CN होता है कि भाई N से भी कॉर्डिनेशन बना सकता है, C से बना, लेकिन NH3 ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म एग्जाम्पल नहीं है। इंस्टेड ये आप कह सकते हैं कि ये आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। क्यों एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर CO CR मतलब आपस में प्लेसेस जो यहाँ पर इंटरचेंज हुई है एमंग दोज ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेर का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैंने भी एक ऊपर यहाँ पर सॉल्व करा है, तो सेम वही चीज़ करना है, C1 = C2 यहाँ पर करना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको हम जल्दी से यहाँ पर आपको सॉल्व कराएंगे। ये बोहर्स मॉडल पर यहाँ पर दिया है। यहाँ पर पूछा है कि एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर पूछा है फर्स्ट और थर्ड में पूछा, फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पर पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए जो भी एनर्जी आपने यहाँ पर लर्न किया था वो था -13.6 यहाँ पर Z² 1/N1² - 1/N2²। ये आप पढ़ते हैं, पूरा फॉर्मूला यहाँ पर होता है, ठीक है। Z और सेम रहेगा सब में, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर किसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बोहर्स ऑर्बिट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए Z = 1 यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो ये टर्म जो कि सभी के लिए यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको के से यहाँ पर डिनोट कर देंगे और आगे के क्वेश्चन हम यहाँ पर इसको आगे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे हम चलिए सॉल्व करते हैं। पहले केस में यहाँ पर केस 1 में बोलूँ तो यहाँ पर E1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर K दिया गया है, यहाँ पर फर्स्ट दिया गया और सेकंड दिया गया, यानी 1/1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 3/4 K यहाँ पर आ जाएगा। केस 2 में देखूंगा तो ET = क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है, N1 की जगह 2 दिया गया, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, यहाँ पर 3 दिया 9 दिया गया है, ठीक है। इसका मैं यहाँ पर LCM लूँगा, ये 36 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो मात्र ही फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन था, इसको आप टफ की कैटेगरी में कभी नहीं रख सकते, ठीक है। 36/5 की K से K यहाँ पर कट गया, 9 × 36 हो गया, यानी 27/5 आपका रेशियो बन जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन 3 में आप दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। बेसिकली आपको यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना था, जो कि नीचे मैंने यहाँ पर लिख दिया है -13. इसी तरह कई सारे यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं, रेडियस के फॉर्मूले होते हैं, एनर्जी के होते हैं, वेलोसिटी के यहाँ पर होती है, ठीक है। तो वो सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर मगअप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर कह सकते हैं अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सॉल्यूशन चैप्टर के भी काफ़ी क्वेश्चन साल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए वेन डेक फैक्टर यहाँ पर दिया गया आपको 2.74, यानी आई की वैल्यू दी गई, आपको डिग्री डिसोसिएशन है, अल्फा की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो आपको बता दें कि 2 केसेस यहाँ पर होते हैं, एक एसोसिएशन का केस होता है, एक डिसोसिएशन का केस होता है। यहाँ पर डिसोसिएशन दिया गया तो मैं डिसोसिएशन का ही केस लेकर यहाँ पर आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो डिसोसिएशन का यहाँ पर हम केस लेंगे, जैसे कैसे, यहाँ मतलब AN यानी डिसोसिएट हो जाना, यानी Na में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0 था, तो यहाँ पर अगर मैं अल्फ़ा निकाल दूंगा तो यहाँ पर अल्फ़ा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा फॉर्म हो, यानी अल्फ़ा अगर निकला तो यहाँ पर N-अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करूँ, यहाँ पर I मैं यहाँ पर निकाल दूंगा, I = 1 - अल्फ़ा,
प्लस एन अल्फ़ा अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, अल्फ़ा यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया एन, ठीक है, एन माइनस 1 कर दिया, ठीक है, प्लस यहाँ पर सॉरी होगा, ठीक है, प्लस होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फ़ा निकालना, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ये है आई माइनस 1। आई की वैल्यू दी गई, एन की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी। बट मैं कहूँगा इस फॉर्मूला को आप इस्तेमाल ना कीजिए, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिखाऊँ किस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला मेमोराइज नहीं है तब भी। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला मेमोराइज है तो डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा आई माइनस 1 एन माइनस 1 से। बट मैं बोलूँगा मान चलो आपको फॉर्मूला बाई चांस नहीं याद रहा तो उस केस में आपको क्या करना था, यहाँ पर भाई यहाँ पर BnO3 दिया गया है, ठीक है, इसको ये स्ट्रॉन्ग है पूरी तरह यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएगा, 2NO3 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1 है 0 शुरुआत में, ये इनिशियल क्वांटिटी 0 रहेगा। यानी बोला अल्फ़ा लिया यहाँ पर 1 से 1 बन रहा है तो यहाँ पे अल्फ़ा बनेगा, यहाँ पे 1 से 2 बन रहा है तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा बनेगा। तो यहाँ पर मैं निकालूंगा आई क्या होता है कि भाई कितने रिएक्टेंट बाद में यहाँ पर आए हैं 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा। तो इनिशियली क्या था 1 ही मोल यहाँ पर था, तो आई से आई कैंसिल हो गया, यानी आई इक्वल टू क्या होगा 1 + 2 अल्फ़ा यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम यहाँ पर आसानी से करके आपको दिखा देते हैं ऊपर। ठीक है, ये याद रखिए आई इक्वल टू 1 + 2 अल्फ़ा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, आई इक्वल टू 1 + 2 अल्फ़ा आ गया जैसे कि अभी मैंने कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर आई की वैल्यू आपको दी गई 2.74 दी गई है, ये 1 दिया गया है प्लस 2 अल्फ़ा दिया गया, ये इधर जाएगा 1.74 इक्वल 2 अल्फ़ा गया, अल्फ़ा इक्वल टू क्या गया 0.87 आ गया। परसेंटेज में पूछा है तो आप 0.87 को परसेंटेज में करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 87% यहाँ पर आंसर हो जाए। 87% यहाँ पर क्या हुआ आपका डिसोसिएशन यहाँ पर हुआ है आराम से। ठीक है, तो ये इसका मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसका मैंने थ्योरी वगैरह लिख दी है, आप इसको देख सकते हैं, इसको तब भी समझ सकते हैं, पूरी चीज़ वहीं पर दी गई। पहले आपको मैंने फार्मूला वगैरह यहाँ पर बता दी, फार्मूला अगर आपको याद है तब भी हो सकता है, बाकी बेसिक आप कुछ को नहीं पता, आपको पूरा फार्मूला ही नहीं पता तो आप इसको भी यहाँ से कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर मतलब क्वेश्चन कठिन नहीं है, बाकी क्वेश्चन वही आपका जो भी आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पर निकालनी थी, बाउंड टू द न्यूक्लियर किस एनर्जी से बाउंड है भाई। अगर कोई भी यहाँ पर वेवलेंथ पर जो एनर्जी रहती है 2 पार्ट में यूज़ होती है, एक तो उसको यहाँ पर जिस आइटम से वो चिपका वो उससे एनर्जी की कुछ जाती है, और एक जो उसकी वेलोसिटी बाद में यहाँ पर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गिवन है, ये गिवन आपको ये निकालना था, तो इसका बस कैलकुलेशन जो है वो लेंदी यहाँ पर था, आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी थी। ये आपका ई जो है ये आपकी फोटोन की टोटल एनर्जी जो कि डिवाइड होती है काइनेटिक एनर्जी और उसके थ्रेशोल्ड में एनर्जी ऑफ फोटोन हम निकाल सकते हैं HV। तो ये कैलकुलेशन काफ़ी यहाँ पर बड़ा था तो उसको आप छोड़ भी सकते थे, कोई मतलब नहीं था करने का। ठीक है, एक क्वेश्चन कुछ नहीं होता है समझिए। और उसके बाद ई यानी काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, इसका मास आपको पता है, यहाँ पर वेलोसिटी दी गई, ये निकाले, उसके बाद दोनों को माइनस कर दीजिए। और माइनस करने के बाद भी आपको नहीं रुकना था, मतलब जूल दिया आप उसको केल्विन वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना था, तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। अगर आप करना भी चाहते जैसे कैलकुलेशन वगैरह रॉन्ग हो जाता और आपका समय अलग से जाता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप नेगलेक्ट यहाँ पर किया करें। ये यहाँ पर जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपका क्या गया था बोनस में, यहाँ पर गया था बोनस में इसलिए गया था क्योंकि भाई यहाँ पर जो Ag3CrO4 दिए थे और यहाँ पर क्या दिए थे Ag2CrO4, मतलब बस यहाँ पर गलती से जो 3 लिख दिए थे इस वजह से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है। क्योंकि भाई Ag3CrO4 का आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख ही नहीं सकते, रिजेक्शन में ला ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर यदि उन्होंने Ag2CrO4 यहाँ पर भी लिखा होता तो क्वेश्चन सही होता, तो तब कैसे होता, तब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरह यहाँ पर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 दिया गया है, जो यहाँ पर आपका Ag आएगा ये 2 से आएगा, यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा। ठीक है, कॉमन आयन क्या बात हुई है, कॉमन आयन इनफेक्ट आप यहाँ पढ़ें क्योंकि यहाँ पर यहाँ से भी दोनों देखिए कॉमन आयन क्या Ag कॉमन है, सिल्वर कॉमन आयन है। तो एक देखिए एक Ag2Cr क्या है O3O4, इसको आप करेंगे 2Ag प्लस CrO4 सॉरी यहाँ से मिटाऊँ उसको CrO4 2 माइनस। ठीक है, मान लेते S है तो 2 से 2S फॉर्म होगा, 1 से 1 फॉर्म हो रहा है S फॉर्म होगा। उसी के साथ यहाँ पर AgNO3 यहाँ पर आप देख सकते हैं, AgNO3 देखेंगे कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक NO3 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका 0.1 कंसनट्रेशन दिया है तो ये भी 0.1 हो जाएगा, ये भी 0.1 हो जाएगा। तो आपको बेसिकली Ag से यहाँ पर मतलब है जो कि हमको यहाँ पर Ag उसका निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि Ag की जो टोटल कंडीशन 2S + 0.1 आ गई और CrO4 की यहाँ पर कितनी है S है। ठीक है, उसको मैं यहाँ पर कैसे लिख लूँगा कि Sp
Ksp लिखने जो तरीका होता है वो 2s प्लस 0.1 इसकी पूरी कंसनट्रेशन, और जो इसका यहाँ पर कोफिशिएंट रहता है, इसको आपको ध्यान से दिखा देता हूँ, जो भी यहाँ पर इसका कोफिशिएंट रहता है इसके बगल का, उसी का हम क्या करते हैं पावर यहाँ पर रेस कर देते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं जो यहाँ पर कोफिशिएंट रहता है उसी का हम पावर भी रेस कर देते हैं। यदि 0.1 ना रहता तो हम इसको ऐसे लिखते 2s का भी स्क्वायर, ऐसे 3s रहता तो 3s का क्यूब कर देते हैं, 4s रहता है तो 4s का 4 पावर कर देते हैं। तो जो भी यहाँ पर रहता है हम उसको यहाँ पर पावर वगैरह यहाँ पर कर देते हैं। उसको यहाँ पर CrO4 का यहाँ पर S रहता है। ठीक है, यहाँ पर S। अब ये 0.1 मोलर जो है भाई ये कंसनट्रेटेड से है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और ये आपका पार्शियल यहाँ पर रिएक्शन हुई है और तब कुछ यहाँ पर क्वांटिटी मिल गई। तो 2s जितने भी आप इसके क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पर यही होता है कि 0.1 ये अप्रॉक्स यहाँ पर कट के जो हो जाएगा ये 0.1 ही आप लास्ट में आ जाता है। ठीक है, जो पूरा नेगलेक्ट होकर यहाँ पर 0.1 ही लास्ट में हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कंसनट्रेटेड अमाउंट रहता है। अभी देखिए ये डायरेक्ट हीट डिफरेंस, यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम का साइन लगता है, जो कि पूरी तरह यहाँ पर ये वो आयोनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2 और ऐसे यहाँ पर बचा है। ठीक है, तो उसके बाद आगे के यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2s 0.1 हो जाए जो मैंने अभी आपको बताया, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर नंबर s की वैल्यू आपकी जो है ये आ जाएगी। तो क्योंकि ये गलत दी इसलिए आपका आंसर जो है ये गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से यहाँ पर देखते हैं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी यहाँ पर आपको पहले पार्ट में डिस्कस कर दिए, गलती से स्लाइड में लग गया है। आपको पता है कि जो सिग्मा ऑर्बिटल होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, और पाई वाले जो होते हैं वो अनसिमेट्रिकल होते हैं। फिर Li2 मॉलिक्यूल स्टेटमेंट जो गलत था, स्टेटमेंट 2 में Li2 मॉलिक्यूल दिया गया है। लिथियम हो गया हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, क्योंकि इसके 3 एटॉमिक नंबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर दिए गए हैं। फिर यहाँ पर सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, 2 इसमें भरा जाएगा, इसमें एक मैंने भरा, 2 2 4 5 6 हो गया। यानी आपका बॉन्डिंग में कितने आए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए, 2 इसमें है, 1 इसमें है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में हो गए, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 1 2 1 3 हो गए। तो 3 3 इलेक्ट्रॉन दोनों में इसमें, लेकिन बोला 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत है। ये दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पर बेसिकली गलत है, स्टेटमेंट 1 एज वेल एज स्टेटमेंट 2 वर रॉन्ग। ठीक है, अच्छी बात। अब यहाँ पर देख सकते हैं, आई थिंक ये कैसा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। जी लास्ट क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर अच्छा था, इसको आप यहाँ पर जो पढ़ते हैं उसको वहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर जो कंसनट्रेशन दिया गया है, तो यहाँ पर 14.5% कार्बन दिया गया, 1.2% ये दिया गया, तो भाई कंपाउंड वगैरह क्या पूछा है। ठीक है, तो उसको अब क्या इसका एक मेथड हो सकता है मेरी तरफ से, यहाँ पर क्या मेथड हम लगाते हैं कि भाई आप कोई भी क्वांटिटी है उसको 100 ग्राम मान लीजिए, 100 ग्राम में यहाँ पर कार्बन जो है आपका 14.5 ग्राम हो गया। ठीक है, कार्बन आपका 14.5, इसको अच्छे से लिख देते हैं, कार्बन जो आपका 14.5 ग्राम है। उसके बाद आपका H जो है 1.2 ग्राम यहाँ पर है, Na आपका 27.4 ग्राम यहाँ पर है। ठीक है, 27। तो इसका जब, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, जो समय देखिए ऑक्सीजन देखिए, इट मीन्स ऑक्सीजन की यहाँ पर कुछ कंसंट्रेशन होगी, तो जो भी रिमेनिंग यहाँ पर सबको ऐड करेंगे, जो भी ऑक्सीजन की बचेगा वो आपका ऑक्सीजन आ जाए। तो ऑक्सीजन आई थिंक यहाँ पर 46.1 है, जो कि मैं यहाँ पर नीचे कैलकुलेट किया हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर 14.5 ग्राम, 1.2 ग्राम, 27.4 ग्राम, ये सब मैंने यहाँ पर मान लिया आराम से। फिर ऑक्सीजन की यानी 46.9 ग्राम हो जाएगी। अब सबको क्या करना है, सबके आपको नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कार्बन का 12 होता है, 12 से डिवाइड कर दिया तो 1.2 आएगा, इसका भी 1.1 होता है, 1 यानी तीनों का जो है यहाँ पर देखेंगे आप सेम नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। तो आपको ये पता चल जाना कि चाहिए कि भाई जो तीनों आइटम्स हैं Na और H, इन सब के सेम नंबर ऑफ आइटम्स होने चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद O2 का मैंने निकाला तो O2 14.66 के 3 आया, यानी मीन्स क्या होता है कि ऑप्शन हैविंग सेम नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ Ca Na and H एंड हैविंग 3 मोल्स ऑफ O, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी जिसमें CN। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन गलत हो गया, मात्र इसी ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि Na H और C का जो है एक एक मोल है, 1.2 मोल सेम मोल यहाँ पर दिए गए हैं। वो मैंने वो पता करने के लिए किया था, तो मैंने बोला था कि जिसके भी यहाँ पर सेम मोल रहेंगे, और ओ को मैंने देखा 3 मोल है, तो आपको ये करेक्ट हो गया। बाकी सब में देख रहे किसी में C2 दिया गया है, किसी में 2 टी ए भर दिया गया, 2 टी ओ कर दिया, 2 हो गया, सब फालतू के यहाँ पर दिए, कोई नहीं, आपको ये करेक्ट होगा जिसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दिया गया, तो जो आपको समझा दिया। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर पार्ट 4 में यहाँ पर मैंने सारा यहाँ पर फिर जो
मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पर सारे अपलोड कर दिए हैं। फिर 100 क्वेश्चन यहाँ पे 100 क्वेश्चन आप लगा लें, इसमें आपको बहुत यहाँ पर मदद मिल जाएगी। इसके बाद यदि फ्रीक्वेंसी ठीक रही तो यहाँ पर आगे के वीडियोज़ आएंगे, फिजिक्स वगैरह के आएंगे, बट कुछ रिस्पांस आपकी तरफ से यहाँ पर मिलना चाहिए तभी यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी समय यहाँ पर जाता है। तो यदि रिस्पांस मिलेगा तो नेक्स्ट पार्ट्स भी यहाँ पर अपलोड होंगे डेफिनेटली, ठीक है। कोई रिस्पांस नहीं मिला तो थोड़ी लेट यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो रिस्पांस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट वगैरह जरूर, ताकि पता चल सके हाँ आपको बेनिफिशियल है कि नहीं, मैं बताना चला जाऊँ और कोई उसका मतलब ना निकले, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस पार्ट को हम यहाँ पर हमने यहाँ पर ओवर कर रहे हैं। उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।